आज जो लोग आए हैं पिछली क्लास अटेंड नहीं किए थे और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को पता नहीं होगा ये जो निराला की रचना है कुकुरमुत्ता वो दो भागों में लिखी गई है ना। कई जगह के पाठ्यक्रम में कुकुरमुत्ता का केवल भाग एक शामिल होता है और कई जगह दोनों भाग शामिल होते हैं। कंफ्यूजन वहां होता है जहां सिर्फ कुकुरमुत्ता लिख दिया जाता है, क्योंकि रचना के दो भाग है ना, और दोनों भाग के तेवर अलग है। जैसे पिछला भाग जो है कुकुरमुत्ता का वो पूरी तरह से प्रगतिवादी चेतना से संपन्न कविता है। उसमें सीधे सीधे जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है और जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? पूंजीपति का। राजी एक बार चेक कर लेना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कुकुरमुत्ता बनाम सर्वहारा, कुकुरमुत्ता बनाम गुलाब, अर्थात सर्वहारा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सर्व मतलब सब कुछ जो हारा हुआ है, समाज का गरीब वर्ग है ना, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, और दूसरा क्या है? पूंजीपति वर्ग जिसके पास सारे संपत्ति, साधन, सत्ता सब कुछ है। निराला कहते हैं ना राम की शक्ति पूजा में, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये जो पूंजीपति लोग है वो शक्ति संपन्न लोग है, ज्यादातर अन्याय दुराचारी होते हैं, ठीक है, असत्य के पक्ष में लेते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। उस चेतना को व्यक्त करती है कुकुरमुत्ता का भाग एक, और तरह तरह के उदाहरणों से, बड़बोलेपन से कुकुरमुत्ता ये सिद्ध करता है कि मेरी सत्ता हर जगह है। वीडियो आप कविता का देखेंगे या कविता को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कुकुरमुत्ता कहता है मैं अमेरिका, फ्रांस, भूटान, चीन, जापान सब जगह मैं हूँ, संसार के हर वस्तु मेरी नकल है या मुझसे प्रभावित है। यह कहता है कुकुरमुत्ता का भाग एक, और अंत में कहता है मैं तू छोटा मैं बड़ा, कि मैं तुमसे क्या हूँ? बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ऐसा कहता है कुकुरमुत्ता भाग एक। लेकिन जो भाग दो है ये एक कथा पर आधारित है। इसमें कुकुरमुत्ता मुख्य पात्र के रूप में नहीं है, नायक के रूप में नहीं है। ये जो कथा है वो दो पात्रों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। एक बहार जो राजकुमारी है, और दूसरी है गोली जो कि माली की बेटी है। माली का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन माली की पत्नी है जिसका नाम है मोना, है ना। तो मोना बंगालन, ठीक है। तो ये मोना है, ये माली की पत्नी है। इन तीन लोगों का जिक्र कुकुरमुत्ता भाग दो में आएगा, ठीक है। बहार कौन है? राजकुमारी है। गोली कौन है? माली की बेटी है। और मोना कौन है? माली की पत्नी है। कुकुरमुत्ता भाग एक में जहां निराला बहुत आक्रामक होकर पूंजीपति का विरोध करते हैं, गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति का। वहीं कुकुरमुत्ता भाग दो में बहार एक तरह से पूंजीपति का प्रतीक है और गोली किसका प्रतीक है? सर्वहारा का। लेकिन दोनों की आपस में दोस्ती दिखाई गई है। मतलब भाग दो आते आते संदेश बदल जाता है कि दोनों के सामंजस्य से समाज का क्या होगा? विकास होगा। मतलब दोनों में आपस में क्या भी हो सकती है? दोस्ती। पहले पार्ट में तो केवल दुश्मनी, अबे सुन बे गुलाब, सीधे गाली दे रहे हैं, तू हरामी खानदानी, ऐसा कह रहे हैं कुकुरमुत्ता के माध्यम से निराला। लेकिन भाग दो में आप देखेंगे कि गोली और बहार दोनों पक्की सहेलियां हैं, है ना। कल फ्रेंडशिप डे गया ना, तो ये बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे की, बचपन की दोस्त हैं, ठीक है। तो चलिए अब भाग दो को हम लोग शुरू करते हैं। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े। कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो विशेष बाग बनवाया है नवाब ने, जिसको निराला नवाब कहते हैं, उनके बाग में, बहुत सुंदर बाग में गुलाब फूल खिला हुआ था, और उस बाग की देख रेख के लिए बहुत सारे माली, बहुत सारे क्या थे? नौकर थे। वो सब मिलकर बाग का रख रखाव करते थे। तो जब माली है, नौकर है, उनके रहने के लिए भी तो घरों की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे जिंदल कॉलोनी बनाया है तो बड़े बड़े अफसर के लिए तो बहुत अच्छी कॉलोनी बना दिया है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो अभी भी क्या करता है? झोपड़ियों में रहता है। ऐसे ही उस सुंदर बाग के रख रखाव करने के लिए जो नौकरों के निवास थे उसके बारे में बता रहे हैं। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े। अब देखिए, पड़े थे झोपड़े, झोपड़े पड़े हुए हैं, मतलब उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। दूर से दिख रहे थे जो अधगड़े, और दूर से देखने से कैसा लगता था? मानो वो अधगड़े हो, मतलब ठीक से वो बने नहीं हैं, आधे अधूरे हैं। और जिस जगह पे वो झोपड़े बने हुए थे उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जगह गंदा
रुका सड़ा हुआ पानी। जो एक लेबर क्लास बस्ती रहती है, या आप कह सकते हैं मलिन बस्ती, मुंबई में जैसे धारावी है जहां मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, या चौल के जो वातावरण है ना, जैसे एक मूवी है स्लम डॉग मिलेनियर, उस मूवी को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की स्थिति में मुंबई का जो मजदूर वर्ग है वह रहता है। तो कह रहे हैं कि जगह गंदा रुका सड़ा हुआ पानी, ऐसी जगह है जहां गंदा और रुका हुआ पानी है। वो पानी कैसा है? सड़ा हुआ है। मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, और नालियों में ऐसा लग रहा है कि जिंदगी आनंद का गीत गा रही है। मतलब खुश रहने वाला कहीं भी रह लेता है। कह रहे हैं कि जगह गंदी है, पानी सड़ा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां रहने वाले लोग क्या है? एकदम आनंद से जीवन जीते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं, अपने अभाव का रोना नहीं रोते हैं। बिलबिलाते कीड़े बिखरी हड्डियां, सेलरों की परों की थी गुड्डियां, है ना। तो जहां पानी गंदा है, रुका है, उस पानी में क्या होगा? कीड़ा होगा, बीमारियां होंगी, और बिखरी हड्डियां मतलब जानवरों को खा खा कर मुर्गियों की हड्डियां वहां पर पड़ी हुई है। सेलरों की परों की थी गुड्डियां, ऊपर से गंदा पानी जो गिरता था। मतलब हमेशा देखिएगा जो समाज है ना, वो बस्ती का जो विभाजन भी होता है, जो लेबर क्लास का घर रहेगा वो नीचे रहेगा, है ना। ऊपर पारा नीचे पारा बोलते हैं ना, खाले पारा। आप सिर्फ नाम से भी देख सकते हैं, ऊपर पारा में समाज की जो तथाकथित उच्च वर्ग, संपन्न वर्ग के लोग रहेंगे, और नीचे पारा उनको नीचे का हमेशा मोहल्ला मिलेगा, जो निचाई पर स्थित होगा, निचला भाग होगा उस गांव का, है ना। तो यहाँ का जो भी नाली का पानी है वो सब कहाँ जाएगा? इस वर्ग में जाएगा। अगर उल्टा हो गया तो इनके नाली का पानी आएगा तो बलवा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, है ना, हिंसा हो जाएगी। तो ऊपर से गिरती सेलर, तो वहां से नाली का गंदा पानी उनके बस्तियों में आता है। परों की थी गड्डियां, मुर्गियों की हड्डियां पड़ी हुई, तो पंख उनके भी नोचे हुए हैं, उन सब की गड्डियां मतलब उनके ढेर पड़े हुए थे। कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। तो ये उस जो मोहल्ला था निम्न वर्ग का, मजदूरों का, श्रमिकों का, उसका चित्रण कर रहे हैं। प्रसंग आएगा तो यही लिखना है कि इसमें कवि निराला ने जो मजदूर वर्ग की बस्ती का चित्रण किया है। ठीक है। धूप कहीं मुर्गी है, कहीं अंडे पड़े हुए हैं, धूप खाते हुए कंडे, गोबर के जो उपले बनाते हैं हम लोग, है ना, वो सब पड़े हुए हैं। और हवा बदबू से मिली हर तरह की बासिली पड़ गई। हवा जो है उस नालियों से गुजरती है, वहां की बदबू गंदगी से गुजरती है, तो वह भी क्या हो गई? बासिली हो गई है, बदबूदार हो गई है। मतलब वो जो बदबू है पूरे मोहल्ले में क्या हो गया है? व्याप्त हो गया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब देखिए वहां कौन रहते थे उसके बारे में बता रहे हैं। रहते थे नवाब के खादिम, है ना। कौन रहते थे? नवाब। उस दिन भी चर्चा किया, नवाब नहीं कह रहे हैं, भाषा कविता के अनुरूप है, और उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग आएगा, क्योंकि नवाब की जो पृष्ठभूमि है, कविता के पृष्ठभूमि में कौन है? नवाब है, उनकी बेटी है, इसलिए इस कविता में धड़ल्ले से उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग आएगा। तो नवाब के खादिम मतलब नवाब की सेवा करने वाले लोग रहते थे, और बड़ा अमीर नवाब था, इसलिए अफ्रीका के आदमी आदिम, खान सामा बावर्ची चौबदार, सिपाही साइस भिश्ती घुड़सवार, ताम जान वाले कुछ देशी कहार, नाई धोबी तेली तंबोली कुम्हार, फीलवान ऊंटवान गाड़ीवान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान। तो कह रहे हैं कि वो जो बस्ती थी उसमें तरह तरह के नौकर चाकर लोग रहते थे, हर तरह के रहते थे, कि उसमें खान सामा खाने बनाने वाले लोग भी थे, पानी भरने वाले लोग थे, घुड़सवारी करने वाले थे, मटके बनाने वाले कुम्हार थे, नाई धोबी तेली तंबोली, मतलब एक जो राजा के राजमहल में जितने प्रकार के लोग सेवाएं देते हैं वो सब उस बस्ती में क्या है? रहते थे। और एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान, और कह रहे हैं कि वो मिलजुल कर रहते थे, मतलब हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं था, वो सब लोग आपस में मेलजोल के साथ रहते थे। मुस्लिम नवाब थे, है ना, और मुस्लिम नवाब के समय में क्या था? माहौल ऐसे ही रहता था, जो निम्न वर्ग था वो धर्म के आधार पर बटा नहीं रहता था। आज भी कई गांवों में देखेंगे कि हिंदू के 2 घर है, फिर 2 घर मुसलमान के बीच में कोई एक घर, ऐसा। तो गांव में से धर्म के आधार पर कॉलोनी नहीं होती, गांव में सांप्रदायिकता की भावना भी बहुत कम होती है। गांव के लोग आत्मीयता के साथ रहते हैं, मेलजोल के साथ रहते हैं। निम्न वर्ग में इस तरह का भेदभाव कम देखने को मिलता है। समझ में आया? आगे, एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा, काटता था जिंदगी गिरता सदा। उन सब की रस्सी, किस्मत की रस्सी
एक ही रस्सी से बंधी हुई किस्मत की जो डोर है ना। मतलब सब किस पर निर्भर है? राजा पर। सब एक जैसा जीवन जीते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, है ना। सबका जीवन सम्राट की दया पर निर्भर था। तो एक ही किस्मत की रस्सी से सब बंधे हुए थे। काटता था जिंदगी गिरता सदा, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आते थे सबके एक जैसे। बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में कुछ बागवान, पेट के मारे वहां आ बसे, साथ उनके रहे रोए और हंसे, है ना। अपना घर छोड़ छोड़कर दूर कौन आता है? पेट के मारे, है ना। पापी पेट का सवाल बोलते हैं ना। तो जो भूख है, रोजी रोटी, वो इंसान को कहीं भी ले जाती है। वो सब मिलजुल कर उतने दूर आए थे, वहां मिलजुल कर रहते थे और एक साथ रहते थे, रोते थे, हंसते थे, मतलब एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब देखते हैं। एक मालिन बीबी मोना माली की थी बंगालिन। अब आगे मोना की एंट्री हो गई, है ना। तो मालिन थी अर्थात माली की क्या थी? पत्नी थी। तो बंगालिन अर्थात वो कहाँ की थी? बंगाल की थी। लड़की उसकी नाम गोली। अब गोली की भी एंट्री हो गई। पहले माली, माली की पत्नी मोना, और मोना की बेटी कौन थी? गोली। वह नवाब जादी की थी हमजोली। नवाब जादी मतलब नवाब की बेटी की थी, क्या थी? प्रिय सखी थी, है ना, बेस्टी थी आप लोगों की भाषा में। ठीक है, तो नवाब नाम था नवाब जादी का बहार। अब देखिए एक साथ तीनों का परिचय करा दिया। मोना थी, मोना की बेटी गोली थी, और गोली किसकी बेस्ट फ्रेंड थी? राजकुमारी या नवाब जादी बहार की पक्की सहेली थी, सखी थी। नजरों में सारा जहां फरमा बरदार, और बहार है नवाबजादी है, तो उसकी नजरों में मतलब उसका हुक्म सब मानने को तैयार रहते थे। अगर राजकुमारी या नवाबजादी नाराज होगी तो नौकरों की क्या है? राजा क्लास लगा देंगे, उनको नौकरी से निकाल देंगे या सजा देंगे। इसलिए नजरों में सारा जहां फरमा बरदार, मतलब उसकी बात मानने को सब तैयार रहते थे। फरमा बरदार मतलब हुक्म मानना। ठीक है। सारंगी जैसी चढ़ी पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी। ठीक है, तो सारंगी जैसी चढ़ी, जैसे सारंग चढ़ता है ना, सारंगी जैसे चढ़ता है वैसे उसका स्वर था। पोएट्री में बोलती थी तो ऐसा लगता था कविताएं बोल रही है, मतलब कविताओं की क्या थी? शौकीन थी। और प्रोज मतलब गद्य में अड़ी थी, गद्य उसे खास पसंद नहीं था। अब यहाँ देखिए उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते करते, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते करते कौन से शब्द आ गए? अंग्रेजी के। पोएट्री, प्रोज, ये कौन सी भाषा के शब्द है? अंग्रेजी। तो ये निराला है जो शब्दों का परहेज नहीं करते, जैसे भाषा जैसे भाव की आवश्यकता होती है वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है, हमारे निराला भी आधुनिक कबीर है और आधुनिक वाणी के क्या है? डिक्टेटर है। ये भी राम की शक्ति पूजा लिख सकते हैं, सरोज स्मृति लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कुकुर मुत्ता जैसी कविताएं लिख सकते हैं। तीनों कविताओं के भाषा का स्तर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरह की भाषा। राम की शक्ति पूजा में संस्कृत निष्ठ भाषा, तो कुकुर मुत्ता में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, सब भाषा जैसी भाषा का उनको आवश्यकता हो रही है। देशज भाषा का भी प्रयोग उन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गोली की मां होना था। गोली की मां बंगालिन बहुत शिष्ट, पोएट्री की स्पेशलिस्ट। तो जो गोली की मां थी मोना, ये बंगालिन थी और बहुत ही शिष्ट थी, मतलब पढ़ी लिखी थी, भले निम्न वर्ग की थी लेकिन इसकी साहित्यिक रुचि अच्छी थी। पोएट्री की स्पेशलिस्ट, कविताओं की क्या थी? विशेषज्ञ थी। अब देखिए बहार को कविताओं में रुचि है और मोना कविता की क्या है? विशेषज्ञ है। तो दोनों की अच्छी जमेगी कि नहीं जमेगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि गोली की मां बंगालिन बहुत शिष्ट, पोएट्री की स्पेशलिस्ट, बातों जैसी मजती थी सारंगी वह बजती थी। बातें करती थी तो मंझी हुई, बहुत संस्कृत, है ना, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करती थी, और सारंगी वह बजती थी, जैसे कोई सारंगी बज रही हो वैसी ये बात करती थी। ये देखिए ये भी सारंगी जैसे बोलती है, ये सारंगी जैसे बजती है। दोनों को पोएट्री में रुचि है और मोना पोएट्री की क्या है? विशेषज्ञ है। तो आपको किसी विषय में रुचि है और उसका विशेषज्ञ मिल जाए तो आप उसके आसपास भटकेंगे। तो ये भी एक कारण है कि बहार मोना को पसंद करती है और उसकी बेटी गोली को पसंद करती है, उनके आसपास रहती है। ठीक है। सुनकर राग सरगम तान खिलती थी बहार की जान, गोली की मां सोचती थी गुरु मिला बिना पकड़े खींचे कान।
ठीक है। तो बाहर जब जब गोली की माँ मोना को सुनती थी तो उसका मन गदगद हो जाता था, खिलती थी बाहर की जान, बाहर बहुत प्रसन्न हो जाती थी। और मोना सोचती थी कि इसको बहुत सरलता से गुरु मिल गए, है ना, कि बिना पकड़े खींचे कान, कि मैं इसको सजा भी नहीं दे सकती, राजकुमारी है ना, तो बिना कोई सजा दिए, बिना कोई कठोर परीक्षा लिए इस बहार को मुफ्त में आसानी से एक गुरु मिल गई। देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने। और मोना तो सुसंस्कृत है, पोइट्री के स्पेशलिस्ट है, लेकिन माँ के गुणों का प्रभाव किसमें दिखता है? संतान में। तो मोना का प्रभाव गोली पर भी पड़ा और गोली ने भी मोना की जैसे भाषा बोली सीख ली, और इसी वजह से वह बहार की क्या बन गई? बहुत अच्छी दोस्त बन गई, ठीक है। इसलिए बहार वहां 12 मास डटी रही गोली की माँ कभी गोली के पास। अब बहार को जिस चीज में रुचि थी वो उसको मोना और गोली दोनों से मिलती थी, इसलिए 12 मास मतलब 12 महीने कभी वो गोली के पास रहती थी, कभी गोली के माँ के पास रहती थी। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तंतनाई आती थी। अब बच्ची है, ऊंच नीच, बच्चे मन के सच्चे बोलते हैं ना, तो बच्चे में अमीरी गरीबी का तो भेदभाव नहीं होता है ना, उनको किसी बात का घमंड नहीं होता है। तो वो राजकुमारी होकर भी गोली के घर में पड़ी रहती थी दिन भर, सुबह शाम, है ना, सुबह शाम, सुबह नहीं लिख रहे हैं, सुबह। ये निराला की भाषा को देखिए आप लोग इस कविता में, है ना, सुबह शाम गोली पड़ी रहती थी। और जब कोई उसको बुलाने आता था तो तंतनाई आती थी, गुस्से से आती थी, मतलब उसको राजभवन से ज्यादा प्यारा क्या था? गोली की माँ का घर था, तो गुस्सा करते हुए आती थी। गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी, पर कहेंगे साथ साथ ही वहां दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी, ठीक है। गोली डांडी पर पासंगी वाली कौड़ी, मतलब गोली और ये बहार इतनी अच्छी मित्र थी, है ना, कि दोनों साथ साथ ही रहते थे। पर जैसे तराजू में एक पासंग मतलब तराजू में एक पल्ला लगाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है ना, तो ऐसे ही अमीरी गरीबी का पल्ला या समाज का ऊंच नीच का भेदभाव का पल्ला दोनों को एक दूसरे से अलग करता था। फिर भी दोनों, जैसे तराजू के 2 पल्ले हैं, दोनों बंधे, एक पल्ले में 2 तराजू बंधे रहते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही गोली और बहार जुड़े हुए थे। स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी, जैसे ही बुलाते थे तो गोली दौड़ी चली जाती थी या बहार उसके पास दौड़ी दौड़ी आती थी। पर कहेंगे साथ साथ ही वहां दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी, बेस्ट फ्रेंड है ना, एक दूसरे की प्रिय सखी है, तो अपनी आप बीती एक दूसरे से कहती थी, हमेशा साथ रहती थी। दोनों के दिल मिले थे, तार खुले खुले थे, है ना, तो दोनों एकदम घनिष्ठ मित्र थे और एक दूसरे से हर बात कहते थे। तार खुले खुले थे, खुले खुले शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ एक ही है। कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो आप विशेष में लिख सकते हैं, हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाती झूमती थी, एक पर एक करती थी चोट, हंसकर होती लोटपोट, साथ दोनों का सीन खुशी से काटते थे दिन, है ना। तो दोनों हमेशा साथ रहते थे, जैसे 2 अच्छे मित्र रहते हैं, साथ रहते थे, हंसते खिलखिलाते थे, लड़ते झगड़ते थे और लोटपोट होते थे, मतलब खूब मस्ती करते थे वो दोनों, गपशप करते थे, मन की बातें कहते थे। महल में भी गोली जाया करती थी, जैसे बाहर यहाँ आया करती थी। तो बाहर की प्रिय मित्र थी, प्रिय सखी थी, इसलिए गोली का भी महल में बेरोक टोक आना जाना होता था, कोई गोली को मना नहीं करता था। तो जैसे बाहर आती थी, तो जब बाहर नहीं आ पाती थी तो गोली उसके पास महल में चली जाती थी। यहां तक समझ में आया? कुछ विशेष कठिन नहीं है कविता, है ना, अभिधा में ही ज्यादातर है, कुकुरमुत्ता में आपको बहुत व्यंजना को समझना पड़ता है। फिर एक दिन हंसकर बहार यह बोली, चलो बाग घूम आए हम गोली। बहार उसको कहती है कि चलो हम घूम कर आते हैं, बगीचा घूम कर आते हैं। दोनों चली जैसे धूप और छां, मतलब जैसे धूप के साथ हमेशा क्या है, छांव चलती है, ऐसे गोली हमेशा बहार के साथ रहती थी। गोली के गले पड़ी बहार की बाह, मतलब बिल्कुल सखा सखा कछुअंतर नाही, है ना, सूरदास लिखते हैं ना, कृष्ण और विदुर के लिए, ऐसे ही इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, अमीरी गरीबी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। बाहर गोली के गले में हाथ डालकर चल रही है। 7 टेरियर और 1 नौकरानी, एक कुत्ता है जिसका नाम टेरियर है वो है, और नौकरानी मतलब
नवाबजादी है तो कहीं भी जाएगी तो बिना नौकर चाकर के तो जाएगी नहीं, तो पापा हमेशा भेज देते हैं, देखना खेलते रहेंगे बच्चे, तुम ध्यान रखना कहीं इधर उधर ना चले जाए। तो एक नौकरानी है। सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती हुई गर्द को। दो औरतें पानी भर रही होती, ग्रामीण महिला वहां पर या निचले मोहल्ले की महिला, और जैसे ही नवाबजादी को देखते हैं तो सिट पिटा जाते हैं, अचानक से राजकुमारी आ गई करके, है ना। जैसे कोई औरत ने किसी अजनबी मर्द को देख लिया तो थोड़ा सजग हो जाती है ना, कि औरतें मतलब आराम से बात कर रही हैं, कोई मर्द आ गया तो थोड़ा पल्ला वाला डाल लेती है ना, अपने रूप रंग को देखकर थोड़ा सचेत हो जाती हैं, सकपका जाती है। ऐसे ही वो औरतें पानी भर रही थी और गोली को देखकर, सॉरी बहार को देखकर थोड़ी अकचका जाती है। निकल जाने पर बहार के बोली पहली दूसरी से, देखो वह गोली मोना बंगाली की लड़की, भैंस भड़की ऐसी उसकी माँ की सूरत। अब देखिए सभी निचले मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन गोली का संयोग से बहार के साथ बहुत अच्छा क्या हो गया है, दोस्ती हो गया है, दोस्ताना हो गया है। तो जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं आपस में क्या होती, ईर्ष्या भी होती, भले प्रेम व्यवहार भी है, पर कहते हैं ना पड़ोसी बड़ी कार ले आया तो पड़ोसी तो खुश है लेकिन बगल वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही देख रहे हैं कि यार हमारे बच्चे में क्या कमी है, उसी की लड़की नवाबजादी उसको बुलाते रहती, उसी के साथ खेलते हैं। तो बच्ची से तो चिढ़ नहीं है, लेकिन मोना से औरतें क्या है, मोहल्ले वाली आस पड़ोस वाली चिढ़ती हैं। तो कह रही दिख रहे हो उसको जाते हुए, सामने तो कुछ नहीं बोले, जैसे चले गए, अरे देख रहे हो वो क्या है, गोली है, वही मोना की लड़की है ना। और क्या कह रहे हैं, उसकी माँ की सूरत ऐसी है जैसे कोई भड़की हुई भैंस हो, ठीक है। मोना बंगाली की लड़की, भैंस भड़की ऐसी उसकी माँ की सूरत, मतलब शकल में ना सूरत में, और मगर है नवाब की आंखों में मूरत, कह रहे हैं। लेकिन नवाब उसको बड़ा पसंद करते हैं, अफवाह भी उड़ाते हैं लोग जिससे जलते हैं, है ना। तो एक मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जाती उनकी बदनामी शुरू की जाती है। लोग अगर किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वही है कि अब मोना से वो रिश्ता रख रहे हैं तो क्या करें, अरे ऐसे नहीं है, नवाब उसको बहुत पसंद करते हैं, ऐसे थोड़ी उसकी बेटी, मतलब उनका कुछ आपस में संबंध है, अनैतिक संबंध है ना। तो वही कह रहे हैं, रोज आती है महल को जगे भाग, ऐसे थोड़ी महल में आना जाना है, उसकी तो किस्मत ही बन गई, नवाब उसको बहुत पसंद करते हैं, दिखने में भड़की हुई भैंस जैसे दिखती है ना। आंख का जब उतरा पानी लगे आग, लेकिन उसको कोई शर्म लिहाज थोड़ी है, रोज महल जाती है। अब हो सकता है कि वो अपनी बेटी को लेने जाती हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा या तो नवाबजादी बाहर इनके घर रहती है या फिर गोली राजमहल में रहती है, तो बच्ची है उसको लेने लाने जाएगी। लेकिन ईर्ष्या से क्या कह रहे हैं कि शर्म लिहाज, बिल्कुल शर्म लज्जा बेचकर खा गई है, रोज नवाब के महल में जाकर रहती है ना। और लगे आग, मतलब ऐसी औरत को तो आग लगे, मतलब ऐसा बेशर्म बेहया होने से अच्छा है कि आग लग जाए, मतलब मर जाए, है ना। रोज ढोया जा रहा है माल असबाब, बन रहे हैं गहने जेवर, पकता है कलिया कबाब। इस गरीब के घर में रोज, हम भी तो उसी के जैसे हैं, लेकिन इसके घर रोज गहने जेवर बन रहे हैं, इसके लिए इसके घर मांस बन रहा है, कबाब बन रहा है। मतलब ये सब क्या है, ईर्ष्या है ना। ईर्ष्या बस ये क्या कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नजर नहीं आता। वो भी उसी झोपड़े में रहते हैं, उन्हीं की तरह बस्तियों में, गंदी नाली वाली बस्तियों में रहते हैं। लेकिन ये औरत चूंकि उनकी बेटी की नवाबजादी से बनती है, बहुत अच्छी मित्रता है, तो ईर्ष्यावश मोना को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। वो स्वाभाविक मनोविज्ञान है। हमारे मोहल्ले में आस पड़ोस में आपने भी देखा होगा, कोई बहुत पैसा कमाने लगे तो क्या कहते हैं, विदेश में कहते हैं ना कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, इंडिया में क्या 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 कहते हैं, अरे सब 2 नंबर का पैसा है। मतलब कोई भी इंडिया में अमीर हो गया तो लोग क्या कहेंगे, 2 नंबर का पैसा। वो ये नहीं सोच सकते कि उसने मेहनत की होगी, है ना। तो ऐसे ही मोना बंगाली को भी बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। झटके से सिर कांख पर फिर लिए घड़े, चली ठनकाती कड़े। और जब बुराई कर ली फिर छोड़ बहन, हमको क्या करना है, ऐसी बोलते हैं ना। 1 घंटा 2 घंटा चारी चुगली करने के बाद हमारे भारत की औरतें क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में, छोड़ बहनी हम अल्लाह का करना है, उमन जाने, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही बुराई कर ली और फिर मटका उठा के चलो हम चलते हैं, हमको इन सब से क्या मतलब है ना। और ठनकाती हुई कड़े दिखाते हुए वो जा रही है। फिर आगे प्रसंग है, बाग में आई बहार चंपे की लंबी कतार, देख बढ़ती गई फूल पर अड़ती गई, मौल श्री की छाह में कुछ देर बैठी बेंच पर, फिर डाली निगाह एक रेंज पर। बाग में बाहर आई है, दोनों बहार और गोली
और चंपे की लंबी कतार, मतलब बाग को बहुत करीने से सजाया गया है, तो चंपे फूल की लंबी कतार है, उसको देखकर बढ़ती गई और सुंदर सुंदर फूल देख अड़ती गई, मतलब कहीं कहीं पर स्थान स्थान पर वो रुकती भी गई और फिर मौलश्री वृक्ष की छाह में बैठ जाती है एक बेंच पर और फिर निगाह डाली एक रेंज पर, दूर तक देखती है वो। फिर देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियां, डालों पर कितनी चहकती थी चिड़िया, भौरे गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े से जाले से। ठीक है, तो बाग के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि वहां चिड़िया चहक रही है, तितलियां उड़ रही हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं और भौरा मतवाला होकर पुष्प की सुगंध में मतवाला हो गया है और वो उड़ रहा है, लेकिन मकड़ी के जाले से में फंस गया है, मकड़ी के जाले में उड़ते उड़ते कहीं फंस गया है। फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कितनी दूर तक छोर। तो फिर आसमान की ओर निगाह उठाकर देखती है कि आसमान कितनी दूर तक फैला है। आप भी छोटे रहेंगे तो सोचते होंगे ये आसमान कहाँ खत्म होता है ना, और दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो लगता है चांद हमारा पीछा कर रहा है, ये चांद कहाँ जाता है। तो वैसे अभी छोटे बच्चे हैं दोनों, गोली और बाहर, तो आसमान को देखते हुए सोच रही ये आसमान कहाँ खत्म होता है। देख उठ रही थी धूप पड़ती फुनगियों पर, चमचमाया रूप पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े, ताज पहने हैं खड़े। फिर वो देखती है आसपास को, नोटिस करती है कि कितने सुंदर पेड़ है, क्या है ना, और धूप उग रही है और पेड़ ताज पहने खड़े हुए, मतलब पेड़ के ऊपर जो ऐसा पत्तियों का छांव होता है उसको ऐसा लग रहा है ताज पहने हुए हैं। और ये सब देख ही रही कि तभी आया माली हाथ गुलदस्ते लिए गुलबहार को दिए। और माली आता है, देखता है राजकुमारी, कोई भी राजकुमारी को खुश करने का मौका छोड़ना नहीं चाहता, तो तुरंत एक गुलदस्ता बनाकर राजकुमारी को भेंट करता है। गुलबहार को दिए गोली को एक गुलदस्ता, सूंघ कर हंसकर बहार ने दिया। तो जैसे ही माली उसको गुलदस्ता देता है, फूल देता है, बाहर उसकी खुशबू लेती है और तुरंत अपनी सहेली को, गोली को वो भेंट कर देती है। जरा बैठ कर उठी तिरछी गली, होती कुंज को चली, देखा फ्रांसीसी लिली। अब देखो यहाँ पर फिर से भाषा देखिए, फ्रांसीसी लिली कह रहे हैं ना, फ्रांसीसी शब्द होता है, लेकिन निराला क्या कह रहे हैं, फ्रांसीसी। लेबर वर्ग, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, श्रमिक वर्ग का, तो वो फ्रांसीसी नहीं कहेगा, क्या कहेगा, फ्रांसीसी। गांव में प्रदीप नहीं होता, क्या होता है, प्रदीप, है ना। प्रदीप परेशान हो जाएगा बेचारा जीवन भर कि मेरा नाम प्रदीप है, लेकिन प्रदीप। अभी एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, है ना, उसमें जो ग्राम पंचायत सचिव रहता है उसका नाम रहता है अभिषेक, है ना, और जो उसका सहायक रहता है उसका नाम रहता है विकास। तो हमेशा बोलता है अभिषेक सर, वो शुरू में बोलता है कि मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक, और ठीक है अभिषेक सर तो वो परेशान होकर बोलना छोड़ देता है। तो ऐसे ही फ्रांसीसी नहीं, फ्रांसीसी लिली, लिली एक फ्रांसीसी पौधा है, पुष्प है ना। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वहाँ एक फ्रांसीसी लिली है, उसको वो देखती है। और गुल बकावली, गुलाब पौधों की जो अवली है, कतार है, उसको वो देख रही है। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, तूतों के पेड़ों से बाएं मुंह मोड़ा। ये सब जो सीधे वर्णन आ रहा है, सपाट वर्णन, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा कि वो पौधों को देखती है, गुलाब जामुन को देखती है और उसको छोड़कर वो आगे बढ़ती है। फिर शहतूत के पेड़ आते हैं, वहां से बाईं ओर मुड़ जाती है। एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी गुलाब बाड़ी, जिधर गुलाबों का बगीचा है या गुलाबों का कतार है, उस ओर बढ़ती है। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी का सागर अकूल। तो देखती है तो चारों ओर फूल ही फूल है, सौंदर्य सौंदर्य। तो उसके जी का सागर, यहाँ पे जी का सागर में रूपक अलंकार आएगा। जी मतलब मन का सागर, है ना, तो मन को क्या कह दिया है, सागर कह दिया है। तो मन का सागर मतलब जब आप कोई अच्छी चीज देखते हैं, सुंदर स्थान पर जाते हैं, आपका मन क्या होता है, गदगद हो जाता है। तो ऐसे ही अकुल सागर जिसका कोई किनारा ना हो। दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता। गोली और बहार के साथ दो और लोग हैं, एक तो टेरियर कुत्ता है और दूसरा नौकरानी है ना। जैसे गोली दौड़ी चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता, और गोली ने कहीं देख लिया उस बाग में कुकुरमुत्ता और जोर से चिल्लाते हुए दौड़ रही कुकुरमुत्ता ऐसा करके, और उसके पीछे टेरियर कुत्ता भी भाग रहा है। देखिए पिछली कविता के केंद्र में कुकुरमुत्ता था और अभी भाग दो में कुकुरमुत्ता की एंट्री कितनी देर से हुई है। ठीक है, तो गोली देखती है कुकुरमुत्ता को तो दौड़कर चिल्लाकर दौड़ने लगती है, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी दौड़ता है, टेरियर कुत्ता।
अब इतने सुंदर बाग में जब बाहर चारों ओर फूल को, चंपा के फूल, गुलाब के फूल, ये सब को देखने में, सौंदर्य पान करने में व्यस्त है, अचानक से गोली चिल्लाती कुकुरमुत्ता तो सकपका जाती है ना, ये क्या कह रही है ना, सकपकाई बाहर देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ता के प्रेम से भरी गोली दगी। तो जब वो अचानक से जोर से चिल्लाती है तो बाहर है वो सकपका जाती है, थोड़ा भय और आश्चर्य से देखती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली दाग दी हो। नाम गोली है और गोली ऐसे भागती है जैसे बंदूक की गोली हो, है ना। भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाह की धार। गुलाब को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, लेकिन ये अचानक से चिल्लाई तो उसका ध्यान भंग हो गया और वो गोली को देखने लगी कि ये गोली क्या कर रही है। और टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उनके निसार। जैसे बिल्ली अपने शिकार पर झपट्टा मारती है, ऐसे ही गोली कुकुरमुत्ता पर क्या करी, टूट पड़ी, अचानक से दिखी और उनको तोड़ने लगी और उनपे निसार, कुकुरमुत्ता मिल गया, है ना। जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में फुटू कहते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ी के लोगों को भी फुटू बहुत पसंद होता है ना। कहीं मिल जाता है तो उसको तुरंत तोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही गोली को कुकुरमुत्ता बहुत पसंद है, तो न्यौछावर हो रही है। बहुत उगे थे तब तक उसने कुल अपने आंचल में, तोड़कर रखे अब तक वो सबको, बहुत सारा उगा हुआ था, तोड़कर अपने आंचल में रख लिया। घूमी प्यार से मुस्कुराती देखती बोली, बाहर से देखो जी भर कर गुलाब, हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब। तुम गुलाब को देखो, मैं तो कुकुरमुत्ता का कबाब खाऊंगी आज, है ना। तो कुकुरमुत्तों की कहानी सुनी, उससे जीभ में बाहर की आया पानी। अब बाहर क्या है, नवाबजादी है, वो ऐसे जंगल में उगा हुआ, ऐसी गंदगी में उगा हुआ कुकुरमुत्ता खाएगी क्या। तो उसने कुकुरमुत्ता कभी नहीं खाया है, पर गोली उसको बता रही है, कुकुरमुत्ता ऐसा लगता है, वैसा लगता है, ये है, बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे अभी आपके सामने गुपचुप, पानी पूरी और समोसा ये सब की बात करूंगा, मुंह में पानी आने लगेगा ना, है ना। भूख लग रही है तो अभी चलते हैं, पाव भाजी बन रहा होगा या फिर ऐसा गर्म पूड़ी तल रही होगी, तो भूखे व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही अब बाहर के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया कि भाई कोई लगता है कोई स्वादिष्ट चीज है जो मैं नहीं खा पाई हूं, है ना। पूछा क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज, जितनी भाजियां दुनिया में इसके सामने नाचीज। अब इसको अभी भी थोड़ा शक है, अरे क्या सच में इतना स्वादिष्ट होता है, इतना टेस्टी होता है कि जितनी भाजियां दुनिया में, जितनी भी सब्जियां हैं, भाजियां मतलब छत्तीसगढ़ में भाजियां हम लोग पत्तियों को कहते हैं ना, पत्तियों का जो साग बनता है, लेकिन महाराष्ट्र में और देश के ज्यादातर हिस्से में भाजी मतलब क्या होता है, सब्जी। जैसे क्या बना है, आलू भाजी, है ना। हम लोग बोले आलू की कौन सी भाजी होती है, लेकिन वो आलू की सब्जी को बोलेंगे, है ना। मटर भाजी, तो मटर की भाजी नहीं होती, लेकिन वो सब्जी को कहते हैं। तो वही बाहर पूछ रही, क्या संसार में जितनी भी सब्जियां हैं वो इससे भी स्वादिष्ट होता है, इसके सामने तुच्छ होता है। इसका वैसा ही स्वाद खाते खाते हर एक को आ जाती है भिष्ट की याद। सच समझ लो इसका कलिया, तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब। अब गोली जवाब दे रही है कि इसको जैसे खाओगे, जैसी इसकी खुशबू है वैसे ही क्या है, इसका स्वाद भी है। खाते खाते हर एक को आ जाती है भिष्ट की याद। खाते खाते ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में है, स्वर्ग की याद आ जाती है, मतलब बहुत सुखी है ऐसा लगता है। और इसका जो कलिया है, गोश्त है ना, क्या कह रही है, तेल का भुना कबाब, जैसे मांस खाने पर लगता है वैसे ही तेल में जब इसको भुनेंगे तो ये कबाब की तरह स्वादिष्ट रहता है। और भाजियों में वैसा, सब्जियों में इसका महत्व वैसा है जैसे सामान्य आदमियों के बीच नवाब का महत्व होता है। मतलब आम जन के बीच जैसे नवाब है, वैसे ही सब्जियों के बीच क्या है, कुकुरमुत्ता का कबाब है। समझ में आया। नहीं ऐसा कहते रहे मालिन की छोकड़ी बंगालिन की। अब नौकरानी उसको डपट रही है, अरे क्या कह रही तुम, राजकुमारी हमारी कुकुरमुत्ता खाएगी, कुछ भी कह रही हो। उसको डांट रही है, किसको, गोली को, फालतू की बातें मत सिखाओ इसको। डांटा नौकरानी ने, चढ़ी आंख कानी। और जो नौकरानी है वो एक आंख से कानी है, आंख को चढ़ाते हुए मतलब गुस्सा दिखाते हुए गोली को वो डांट रही है। लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बाहर के। लेकिन अब तक तो बाहर के पेट में, मुंह में पानी आ गया है, लार आ गया है और वो पेट तक पहुंच गया है, मतलब उसको खाने की इच्छा हो गई है। ठीक है, नहीं अगर इसको कुछ कहा, पलटकर बाहर ने उसे डांटा। बाहर बोले, अरे इसको कुछ नहीं बहना तुम, अगर खबरदार अगर इसको तुमने डांटा तो। ठीक है, कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ इसके यहाँ जाना है। अब बाहर पूरा डिसाइड कर चुकी है, निर्णय ले चुकी है कि मुझे क्या खाना है आज, तो कुकुरमुत्ता का कबाब खाना है इसके घर जाकर। बता गोली
पूछा उसने, कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसा कि देता है गुलाब। अब इसको इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आ गई है कुकुरमुत्ता पे, तो कह रही है क्या वैसी खुशबू आएगी जैसे गुलाब में खुशबू आती है। गोली ने मुंह बनाया, मुंह बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकली उह। अब गोली को थोड़ी देर पहले नौकरानी ने डांटा था, तो अब थोड़ा भाव खा रही है और मुंह बना करते है ना, तो मतलब मुझे डांट दिया इसी कुकुरमुत्ते के लिए, और अब मुझसे पूछ रही हो कि कैसा लगता है। डांटा नौकरानी ने है, पर गुस्सा अपनी सहेली को दिखा रही है। कहा, बकरा हो या टुम्बा, मुर्गा हो या कोई परिंदा, इसके सामने छू सबसे बढ़कर इसकी खुशबू। कह रहे हैं मुर्गा को बना लो या भेड़ को, मादा भेड़ को बना लो, है ना, या कोई परिंदा को बना लो, बकरा को बना लो, सब इसके सामने छू मंतर हो जाते हैं, मतलब सब इसके सामने तुच्छ है। इसकी जो खुशबू है वो इन सबसे बढ़कर क्या है, इन सबसे बढ़कर है। भरता है गुलाब पानी, इसके आगे मरती है सबकी नानी। गुलाब भी इसके आगे पानी भरता है और इसके आगे मरती है सबकी नानी, मतलब इसके आगे सब दम तोड़ देते हैं, इसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। चाव से गोली चली, बिहार भी पीछे हो लिया। ये एटीट्यूड में चल रही है बिल्कुल चाव से, है ना, कि चलो फॉलो मी वाले स्टाइल में, ठीक है। तो उसके पीछे टेरियर, फिर नौकरानी पहुंचती जो आगे का आंख कानी। अब राजकुमारी का आदेश है तो चलना ही पड़ेगा, कानी नौकरानी है उसको पसंद नहीं है फिर भी, और बाहर ने गोली के सामने नौकरानी को डांट दिया, तो नौकरानी की आंखों में क्या आ गए हैं, आंसू आ गए हैं। इसको लगा कि वो गोली को डांट के अच्छा करे, लेकिन उसको ही डांट पड़ गई, तो आंखों में पानी है, सजल आंखों से वो चल रही है पीछे पीछे, और साथ में कौन चल रहा है, टेरियर कुत्ता भी चल रहा है। चल गोली आगे जैसे डिक्टेटर, और गोली आगे चल रही जैसे कोई तानाशाह चलता है, बहुत घमंड से अकड़ के चल रहा है ना, ऐसे ही गोली चल रही है। और बाहर उसके पीछे जैसे भुक्खड़ फॉलोवर, बाहर ऐसे चल रही है जैसे कोई भुक्खड़ फॉलोवर है, जैसे नेताजी आगे आगे चलते हैं तानाशाह, और उसके पीछे पीछे भुक्खड़ फॉलोवर, मतलब उनको कोई मतलब नहीं रहता, नेता जिधर जाए जो बोले सब सही है, ऐसे ही कौन चल रही है, बाहर। अभी देखिए हायरार्की चेंज हो गया, बाहर नवाबजादी की बेटी है, लेकिन आगे कौन चल रही है, गोली चल रही है, और बाहर उसके पीछे चल रही है जैसे कोई भुक्खड़ फॉलोवर हो, और उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक पोएट। तो और पीछे कौन चल रहा है, टेरियर चल रहा है, दुम हिलाता, पीछे पीछे दुम हिलाता वो चल रहा है। कैसे चल रहा है, जैसे आधुनिक पोएट। और देखिए एक लाइन से कवि कितना बड़ा व्यंग ताना मार देता है, कह रहा है कि कुत्ता ऐसे जा रहा है जैसे कोई आधुनिक कवि हो। इसका मतलब क्या कह रहे निराला, आज के जितने कवि हैं सब क्या है, दुम हिलाते हैं नेता के सामने, राजनीति के सामने, सत्ता के सामने, उनका कोई अपना स्वतंत्र विचार नहीं है। गलत बातों का विरोध करने का साहस या विरोध करने की क्षमता आज के कवियों में नहीं है। इसी बात को अंधेरे में कविता में मुक्तिबोधक तरीके से कहते हैं कि सब चुप, साहित्यिक चुप, कवि चुप, समाज के जितने भी लोग हैं, कवि है, साहित्यिक लोग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सब क्या है, चुप है, मतलब कोई विरोध नहीं कर रहा है। और यहाँ निराला उसी बात को एक शब्द में कह देते हैं, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक पोएट, जैसे कोई आधुनिक कवि हो। और यहाँ कवि के लिए पोएट शब्द मतलब अंग्रेजी भाषा के शब्द का इस्तेमाल किया है। और पीछे बांधी बचत की सोचती कैपिटलिस्ट क्वेट, और कह रहे हैं जैसे कोई पूंजीपति प्रश्न पूछता है वैसे ही पीछे पीछे संदेह करते हुए बांदी अर्थात नौकरानी या दासी चल रही है। बचत की सोचते मतलब लाभ हानि का सोचते हुए वो जा रही है। उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है कि उसको मालिन के घर ले जा रही है और वहां खाना खिला रही है, तो अपना लाभ हानि नफा नुकसान के बारे में सोचते हुए जा रही है। जैसे पूंजीपति है वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, हमेशा किसके बारे में सोचता है, अपने नफा नुकसान के बारे में सोचता है। उसे समाज से या श्रमिक वर्ग से कोई लगाव नहीं होता, केवल और केवल अपने फायदे से मतलब होता है। ऐसे ही वो दासी जा रही है। फिर देखिए अंग्रेजी शब्द कैपिटलिस्ट क्वेट, जैसे कोई पूंजीपति प्रश्न पूछ रहा वैसे। झोपड़ी में जल्द चलकर गोली आई, जोर से मां चिल्लाई, मां ने दरवाजा खोला, आंखों से सबको तोला। पहुंचते ही झोपड़ी में चिल्लाती है मां, मां देखती है अरे गोली के साथ बाहर भी है, टेरियर कुत्ता भी है, दासी भी है, तो मां सोच रही क्या है, मतलब क्या स्थिति हो गई। ऐसा आंखों से सबको तोला, भीतर आ डलिए में रखे गोली ने वे कुकुरमुत्ते, देख कर मां खिल गई और गोली कुकुरमुत्ता को रख देती है ना, और मां देखकर खिल जाती है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी लोगों को फुटू बहुत पसंद होता है कुकुरमुत्ता, तो माँ खुश हो जा रही, बेटी कहाँ से ले आई, बहुत बढ़िया, शाबाश, निधि जैसे मिल गई। माँ को ऐसा लग रहा है जैसे खजाना मिल गया, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज मिल गई हो। कहा गोली ने अम्मा कलिया कबाब जल्द बना, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएंगी बाहर। कह रहे हैं आज बाहर हमारे घर खाने आई है माँ, बढ़िया मसाला वसाला डालकर बनाना अच्छे से,
पतली पतली चपातियां उनके लिए सेक लेना। अब गोली उसकी प्रिय मित्र है, प्रिय सखी है, तो उसको सब पता है कि कैसी रोटियां खाती है। जैसे आप देखना हर चीज में आपको क्लास डिवीजन, वर्ग विभाजन दिखता है। गरीब मजदूरों के घर में जो रोटी बनेगी मोटी बनती है ना, और कैसे बनेगी, बड़ी बड़ी बनेगी, बड़ी आकार की बनेगी। क्यों? क्योंकि मजदूर को जल्दी अपना पेट भरना है, उसको कुछ सुंदरता से या पतली रोटियों से मतलब नहीं। अमीरों को घर देखिएगा एकदम पतली पतली फूल की छोटी छोटी पूड़ी के जैसी रोटियां बनेंगी, है ना। उनके एक तो डाइट भी कम होता है, खुराक कम होती है, 2-4 रोटी खाएंगे पेट भर जाएगा। मजदूर को क्या करना है, पेट भरना है, तो वो ज्यादा बड़ी रोटी बनाएगा, मोटी रोटी बनाएगा। जैसे हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में रहते थे, तो भाई 4-5 लड़के रह रहे हैं तो स्वाद से कोई मतलब नहीं, पतली पतली बना रहे तो बनाने वाला परेशान हो जाएगा, इतना मोटा मोटा बनाया, आधा कच्चा है खा गए, है ना। तो वैसा ही गोली जान रही कि बाहर कैसी रोटियां खाती है, पतली पतली चपातियां उनके लिए सेक लेना। जला जो ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दुल्हा। माँ जब तक खाना बना रही, चलो हम लोग खेलते हैं, बच्चे ही हैं। कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर, टेरियर था बराती आज गोली का साथी। तो दोनों छुप कर चली जाती है, दासी को बोलते हैं हम लोग यहीं पर बैठे हैं और वहां पर खेलने, क्योंकि दासी बार बार रोक टोक कर देती थी और बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं होता था रोक टोक, है ना। तो चुपचाप चली जाती हैं कोठरी में अलग से, और दुल्हन दुल्हा खेल रहे हैं। जो बाहर है वो दुल्हन बनी हुई है और गोली है वो क्या बनी हुई है, दूल्हा बनी हुई है। और बाराती कौन बना हुआ है, टेरियर, जो कुत्ता है उसको अपने साथ बाराती बना दिया। अब कोई तो है नहीं, तो एक ही बाराती है बेचारा अकेले, तो वही गोली का क्या है, साथी है। हो गई शादी की फिर दुल्हन बाहर से, दुल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से। अब दोनों की शादी हो गई, दोनों आपस में प्यार से बातें करें। बच्चे घर घर पति पत्नी ऐसा कुछ खेलते रहते हैं ना खाली समय में, तो वैसे ही खेल रहे हैं। इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया, खाने चली गोली और बाहर। अब खाना मम्मी ने आवाज दोगी कि खाना बन गया चलो आओ, तो दोनों खाना खाने जा रहे हैं। कैसे कहे भाव जो माँ की आंखों से बरसे, थाली लगाई बड़ी समादर से। और चूंकि नवाब की पुत्री आई है खाने के लिए, तो माँ बहुत प्रेम भाव से दोनों को देख रही है। उस भाव का कैसे वर्णन करूं जो माँ की आंखों से बरस रहा है। समादर से, बहुत आदर से माँ ने क्या किया, नवाबजादी के लिए थाली लगाई। खाते ही बाहर ने फरमाया, पहला खौर खाते हुए, हाँ क्या स्वादिष्ट, ऐसा करते हैं ना, वैसे ही खाते ही बाहर ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। सौंफ से लेकर स्वाद खाती रही दोनों, कुकुर मुत्ते का कलिया कबाब। अब खाते ही बाहर तो एकदम गदगद हो गए, वाह आंटी आज तो मजा आ गया, दिल खुश कर दिया, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया, है ना। और दोनों स्वाद लेकर कलिया कबाब, कुकुर मुत्ता का कबाब को खा रहे हैं। और नौकरानी आई हुई है, तो जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो हमेशा लोगों का मान सम्मान रखते हैं, तो उसको भी दे रहे हैं। बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माँ ने कबाब परोसा, उसको भी साथ में खाने के लिए दिया है। बाहर को देने के बाद अच्छा लगा, थोड़ा सा कलिया भी बाद को ला दिया, हाथ धुलाकर देकर पान, उसको विदा किया। उसको भी कलिया कबाब, मांस गोश्त और कबाब परोसते हैं कुकुर मुत्ता का, और हाथ धुलाकर देकर पान, है ना। पुराने समय में क्या होता था, कहीं भी खाना होता था तो पान देते थे, है ना, तो पान देकर उसको विदा किया। कुकुर मुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुंह आया पानी, बांदी से की पूछताछ, उसको हो गया विश्वास। अब जैसे ही ये आती है बाहर घर और अपने पापा को बताती है, नवाब को, पापा पापा आज तो मैंने ये खाया, इतना स्वादिष्ट था, ये है वो है, आप क्यों नहीं घर में बनवाते, मुझको तो रोज खाना है, यही खाना है। अब नवाब सुनते तो लगता है बच्चे तो कुछ भी बकवास करते हैं, सच में उतना अच्छा थोड़ी बना होगा, ऐसे जंगली कुछ भी कुकुर मुत्ता इतना अच्छा थोड़ी लगता। तो वो दासी को बुलाता है और उसको पूछता है क्या सच में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, क्या सच में इतना स्वादिष्ट होता है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने भी खाया, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लगा। तो अब इसको विश्वास हो जाता है कि सच में कोई ऐसी जंगली सब्जी है जो बहुत अच्छी लगती है। माली को तुरंत बुला हुआ भेजता है और कहा कुकुर मुत्ता चलकर ले आ तू ताजा ताजा, और बोलता है जाओ तुम तुरंत हमारे लिए कुकुर मुत्ता ले आओ, हम भी कुकुर मुत्ता खाकर देखेंगे। माली ने कहा हुजूर कुकुर मुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, अब रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। हुजूर अब तो कुकुर मुत्ता खत्म हो गया, है ना, बाग में क्या बचे हैं, केवल गुलाब बचे हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कुकुर मुत्ता हुआ था वो सब गोली ने तोड़ लिया और सब्जी बनाकर खा लिया। तो कह रहे हैं कि गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल जहां थे उगा, सब हम सबके साथ हम भी चाहते हैं। अब कुकुर मुत्ता कह रहे हैं कि जैसे तुमने पूरे बाग को गुलाबों से भर दिया, चलो तुम तुरंत कुकुर मुत्ता
उगाओ, है ना, और सबके साथ हमको भी क्या करना है, कुकुरमुत्ता खाना है। बोला माली फरमाए मुआफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। हे हुजूर मुझे माफ करे, है ना, मेरी बात को माफ करे, मेरी धृष्टता ना समझे, कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, कुकुरमुत्ता को उगाया नहीं जा सकता, यह स्वयं से ही क्या होता है, उगता है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। तो इस कविता में वैसा तीखा व्यंग्य नहीं है, लेकिन अंत में निराला ने एक संकेत कर दिया है कि कुकुरमुत्ता एक ऐसा पौधा है जो स्वयं से क्या होता है, उगता है। मतलब समाज का जो निम्न वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो किसी की दया कृपा या से नहीं आगे बढ़ता है, वो स्वयं के संघर्ष से जीवन में क्या करता है, आगे बढ़ता है। पहली कविता में भी आप लोगों ने देखा एक संकेत है कि वही गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर फेंक कर बोला कुकुरमुत्ता। कविता के पहले भाग में आता कि गंदे में एक कुकुरमुत्ता उगा हुआ और सर ऐंठ कर, मतलब गर्व से घमंड के साथ गुलाब को चुनौती देता है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे नवाब चाहे पूंजीपति चाहे, तो कुकुरमुत्ता उसकी इच्छा से नहीं उगेगा। मतलब आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी आप समाज के निम्न वर्ग को खरीद नहीं सकते हैं। वह अपनी मर्जी से अपना जीवन जिएगा, आपकी गुलामी या बाध्यता नहीं करेगा। मतलब ये यह भी बता रहे कि धन दौलत से सब कुछ अर्जित नहीं किया जा सकता। कुकुरमुत्ता के गर्व स्वाभिमान को आप अर्जित नहीं कर सकते। उसकी जब मर्जी होगी, जहां मर्जी होगी गंदगी में उगने की, वही उगेगा। आप पैसा भी देंगे, माली नौकर चाकर भी रखेंगे, तो कुकुरमुत्ता को उगा नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो यह संदेश है। तो दो भाग की कविता है, पहले भाग के बारे में बता दिया, दूसरा भाग आपने पढ़ा। दोनों की तुलना कर सकते हैं। दूसरे भाग में कथा ज्यादा प्रधान है, पहले भाग में व्यंग की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता भाग 1 और भाग 2 दोनों पूर्ण होता है, और साथ ही पूरे होते हैं निराला। आपने साकेत पूरा पढ़ लिया है ना, और साथ ही निराला की जितनी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है वो भी पढ़ लिया। अब जो तीसरे कवि हैं प्रसाद, वह बचते हैं, जिसको हम आने वाली क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। कामायनी, राज की बहुत इच्छा थी, राज पहले भी पूछ रहा था कि कामायनी पढ़ेंगे कि नहीं सर, तो बिल्कुल हम लोग इसके बाद कामायनी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। जिन्होंने नहीं देखा है, जो जो क्लास मिस किए हैं उसको आप लोग देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है।